नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। जी हाँ, ये मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से जुड़ा है। 20 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को एक आदेश पारित करके रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी अवैध बस्ती को हटाने का निर्देश दिया था। इस निर्देश को लेकर तमाम धरना प्रदर्शन हो रहे थे और पीड़ित पक्ष और कुछ सामाजिक संगठन भी इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में गए और उच्चतम न्यायालय ने कल ये कहते हुए कि जब वर्षों से इस भूमि पर कब्जा हो रहा था तो जिम्मेदार क्या कर रहे थे। ये किसी अतिक्रमण को हटाने की बात नहीं, बल्कि एक मानवीय पहलू भी है कि आखिर 50,000 की आबादी को रातों रात तो नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की अतिक्रमण को लेकर, निश्चित तौर पर उसकी टिप्पणी न्याय संगत है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना गलत नहीं है कि जब अतिक्रमण को रोकने वाले विभाग निष्क्रिय रहे और वर्षों से जगह बेजगह अतिक्रमण होता रहे, सड़कों के किनारे अतिक्रमण हो, मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे बन जाएं और तमाम तरह के ऐसे पक्के ढांचे बना लिए जाएं जिनको कि तोड़ना भविष्य में बड़ा मुश्किल हो जाए, तो वहां न्यायालय क्या कर सकता है। रेलवे की इस भूमि पर 50 वर्षों से कई लोग ऐसे थे जिनकी की दूसरी पीढ़ी भी अब वहीं जन्मी है और उन पर उस जगह के किराएनामा है, लीज है, घर के कनेक्शन आदि, बिजली आदि बिल के भी उन पर पक्के कागजात हैं। आप बताइए स्थानीय निकाय उस समय क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। ये तो हम आपको बता दें एक हल्द्वानी का मामला, लेकिन कोई सी जगह ऐसी नहीं बची है। जितने भी महानगर फैलते जा रहे हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, मद्रास हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में बाकायदा कब्जे कराने वालों का एक नेटवर्क पैदा हो गया है, जिन्हें कि राजनीतिक संरक्षण मिलता है। बाद में यही राजनीतिक संरक्षण दाता उन लोगों से नैतिक अनैतिक काम कराते हैं। दिल्ली में रेलवे की भूमि हो,
वन विभाग की भूमि या किसी तरह की सरकारी भूमि हो, किसी की भी भूमि हो, कब्जे की जद में है। उस भूमि पर पक्के मकान बन गए हैं। वहां रहने वालों के मतदाता पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड हैं, मकान के स्वामित्व के पेपर हैं, यहां तक कि जो उसमें लगे बिजली के मीटर भी बाकायदा नल और उसके जो लाइनें बिछी हैं उनके भी कागजात उन पर बिल देने के हैं। अतिक्रमण रोकने का काम नगर निकाय का है, लेकिन नगर निकाय कुछ पैसों के लालच में कुछ भी नहीं करता और निरंतर कब्जे होते जाते हैं। बाद में जब बस्ती काफ़ी पुरानी हो जाती है और वहाँ के लोग को राजनीतिक संरक्षण के कारण सरकारें भी उस अवैध निर्माण को वैध करार दे देती है। अभी हाल में ही दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें अवैध बस्तियों का मामला भी काफी हो रहा, चर्चा में रहा। खुद जो नगर विकास मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, नगर विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अवैध बस्तियों को वैध घोषित कर दिया गया। ये मात्र इसलिए किया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 15 साल से नगर निगम में सरकार में है, तो उसे फिर से नगर निगम में काबिज करा जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला और वो नगर निगम में ज्यादा सीटें जीती। इस प्रकार आपने देखा होगा कि आजकल मतों का खेल, यानी कि वोटों की, और वोटों के चक्कर में ही सभी वैध और अवैध काम होते हैं। कोई भी पार्क के आसपास अवैध कब्जे हैं। जितने भी सरकारी भवन बना रखे वहां पर पहले मोम चद्दर अस्थायी रूप से आदमी रहने लगते हैं, बाद में वहीं उनके बच्चे आकर रहने लगते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं, सरकार उन्हें हटाना चाहती है, तो वही राजनीतिक लोग जिन्होंने एक काकस बना रखा कब्जे कराने के लिए, वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि इनका पुनर्वास हो। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी मामले में निर्देश दिया कि पहले इनका पुनर्वास जरूरी है। पुनर्वास के तहत दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां थीं, उन लोगों को एक एक बार आवास मिल चुका है। अभी भी तमाम आवास बने हुए हैं, जिनसे कि नाम मात्र के शुल्क में और प्रभावित पक्ष को दिया जाना है, लेकिन प्रभावित पक्ष एक भी पैसा दिए बिना होम पाना चाहता है। कई बार झुग्गी वासियों को मिल चुके, लेकिन उनके बुजुर्गों ने वहां की भूमि नहीं छोड़ी। उनके बच्चों ने उसकी जगह फ्लैट या सरकार ने जहां भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बना के दिए, वहां
आवास भी ले लिए, अभी भी बदस्तूर उनका झुग्गी में कब्जा जारी है। मतदाता वोटों का जुगाड़ करना है, सभी चाहते हैं कि वोट कैसे उनको मिले। इन वोटों के कारण ही ये अवैध कब्जे बरकरार होते रहते हैं और आम जनमानस को इससे तकलीफ होती है। दक्षिण दिल्ली में कई सोसाइटियां हैं, अच्छी सोसाइटी बनाई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई सोसाइटी बनाई है, लेकिन उन विकास सोसाइटी में जितने आवास आवंटित हुए थे उससे ज़्यादा जो खाली जगह तमाम तरह की होती हैं सोसाइटियों में, उस खाली जगहों में पहले पन्नी और टीन चद्दर के जरिए कब्जे हुए, उसके बाद कच्चा पक्का निर्माण हुआ, धीरे धीरे वो मकान बना के वहाँ रहने लगे। उसके बाद जब विकास प्राधिकरण ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी आड़े आ गई और उन्होंने उनको आनन फानन में बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन दे दिए और उनको बिल भी थमा दिया। हालांकि अब बिजली और इसका निःशुल्क है, दिल्ली में हजारों लीटर पानी वो निःशुल्क देते हैं और 200 यूनिट बिजली भी निःशुल्क है, लिहाजा गरीब लोगों को जीरो वो होता है। लेकिन ये अवैध जो है ये केवल राजनीतिक कारणों से होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक सरकार के कार्यकाल में अवैध लोग पनपे, जब उन्होंने हटाने की कोशिश की तो दूसरा राजनीतिक दल उसे बसाना चाहता है, क्योंकि वो भी उनके वोटर हो जाएंगे और ऐसा ही देखा। नगर निकाय चुनाव में 2 वर्गों में बटा हुआ दिखाई दिया वोटर। एक वोटर वो था जो मध्यम वर्ग और उच्च श्रेणी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ हैं, और जितने कमजोर वर्ग के वोटर हैं वो सभी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि वो अवैध कॉलोनी कर देंगे। उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चुनाव के अंतिम दौर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उनका कार्यकर्ताओं के जरिए जो प्रभावित पक्षों तक ये बात नहीं पहुंच पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन है, तो इसी कारण लगता है कि उनकी हार हुई है। दिल्ली में जितनी वैध कॉलोनियां हैं उससे ज्यादा अवैध कॉलोनियों के लोगों ने वहां कब्जे कर रखे। कोई भी पार्क ऐसा नहीं होगा जिसके आसपास मोमतान के अवैध कब्जे न हो। कई जगह तो बड़े आश्चर्य की बात है, जिसका कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसका रखरखाव करता है, उस पार्क के अंदर भी अवैध कब्जे हैं। आखिर इन कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ मजदूर रहते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, वो मजदूर धीरे धीरे वहीं साइट पे टिक जाते हैं, बाद में उनका स्थायी निवास हो जाता, वहीं उनके बच्चे पढ़ते बढ़ते हैं, वो मतदाता हो जाते हैं और बाद में इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है। और सभी जो राजनीतिक पार्टियां, तो हल्द्वानी केवल इसका एक उदाहरण नहीं है। जरूरी है कि जो जिम्मेदार इसके लोग हैं, जिनके ऊपर अतिक्रमण रोकने की जवाबदेही है, वे लोग इसको शुरू से ही रोकें। सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है
जिन लोगों ने लाखों रुपए लगा के आसपास कॉलोनियां लगी हैं और पास ही में जो झुग्गी है, बस्ती है, वो समझ लो उन सोसाइटियों में आवागमन करते रहते हैं, वहाँ की सुरक्षा को भी धता बताते रहते हैं। इसलिए अगर माननीय जैसा उच्चतम न्यायालय ने कहा, हल्द्वानी की घटना से सभी विभागों को सचेत होना चाहिए, सबक लेना चाहिए। ये अतिक्रमण कोई छोटी जगह का मामला नहीं है, या ऐसा कोई मामला नहीं है कि एक विशेष जगह पर ही इस तरह का हो रहा। कोई भी राज्य, क्या जब राजधानी दिल्ली की मैंने आपको बताई कि पूरी राजधानी दिल्ली अवैध अतिक्रमणकारियों के जद में है, तो आप समझ लीजिए कि और जगह की बात करने से क्या। जरूरी है कि जो सरकारी विभाग हैं अभी से सचेत हों और अपनी जगह को अवैध कब्जे से बचाने के लिए बाकायदा फेंसिंग या अपना कुछ ऐसा निर्माण सामग्री वहां रखें जिससे कि उनका स्थायी कब्जा बना रहे और अवैध अतिक्रमण न हो। ये उनकी भी जिम्मेदारी है। रेलवे की जगह पर मैं आपको बता दूं तो गलकाबाद या ओखला के आसपास जो अवैध कब्जे हैं, वे अधिकांश तत्कालीन वो रेलवे की जो कच्ची गेगें होती थी उनमें रेलवे में काम करते थे, वही लोगों ने पहले वहां पे आज रेलवे की जमीन पर कब्जा किया था और आज उन्हें दो बार कॉलोनियां मिल चुकी हैं। इसके बावजूद उन्होंने उस जगह पर कब्जा नहीं छोड़ा है। आखिर ये जो मतों का खेल है और ये जो राजनीति का खेल है, आखिर ये किस दशा में देश को ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम जो सरकारी विभाग जो सो रहे हैं, इन सरकारी विभागों के कानों में अपनी आवाज पहुंचाते रहें। आखिर किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। विभाग जब थोड़े से पैसों के लिए अपनी ही जगह पर कब्जा करवा रहे हों तो दूसरे से क्या आशा की जा सकती है। मजबूरन कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। अब कोर्ट है सामने, बरसों से रहे लोग जिनकी की मानवीय संवेदनाएं जिनके साथ हो जाती और राजनीतिक उन्हें संरक्षण तो मिलता ही। आज के ब्लॉग में इतना ही। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारों की ही ड्यूटी है, जैसा माननीय न्यायालय ने किया, और उन्हें ऐसी ड्यूटी निभानी भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।